हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक सिलेबस से रिलेटेड अपडेट लाया हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे थे कि एनटीपीसी में माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या होगा, ओवरमैन का सिलेबस क्या होगा। ऑफिशियल सिलेबस जारी तो कर दिया गया है बट उसमें डिटेल नॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरमैन पोस्ट का आप तैयारी कैसे करेंगे। फिर मैं माइनिंग सरदार का ले आऊंगा और मैगजीन इंचार्ज का भी मैं लेके आऊंगा जल्दी। ठीक है, तो ओवरमैन वाले लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बाकी लोग भी देखिएगा, उससे भी आपको एक मोटा-मोटी आइडिया मिलेगा। ठीक है? तो चलिए मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एनटीपीसी में आपको एग्ज़ाम जो देने पड़ेंगे, वो एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि स्टेज 1 होगा। ठीक है? ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, एक स्टेज 1 और दूसरा आपका स्टेज 2 होने वाला है। ठीक है? तो जो स्टेज 1 होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो स्टेज 2 होगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब समझ सकते हैं आप कि इंटरव्यू होगा। ठीक है? ये आपका होने वाला है। ओके? अभी देखिए एनटीपीसी में जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, क्या ये वाक़ई में सीबीटी होगा? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा सुनने में आया था कि सीबीटी होगा, लेकिन सीबीटी नहीं हुआ बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव वाला ओएमआर वाला बेस्ड एग्जाम हुआ था। जी बिल्कुल, इस बार एकदम सीबीटी होगा। इसका चांसेस इसलिए है क्योंकि ओएमआर वाला जो एग्जाम हुआ था जनवरी महीने में, उसका पेपर एग्जाम सेंटर में बैठे-बैठे आउट हो गया था, बाहर हो गया था, जिसके कारण एनटीपीसी को एग्जाम कैंसल करना पड़ा और वापस से फ्रेश एप्लीकेशन मांग के सीबीटी एग्जाम इस बार लिखा हुआ है। तो इस बार बहुत चांस है कि सीबीटी ही हो, क्योंकि इस बार लिखा भी है प्लस और पहले ऐसा हो भी चुका है कि ओएमआर वाले में बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो इस बार सीबीटी पड़ेगा, आपका सेंटर पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे आप, है ना? आपका रांची और भुवनेश्वर 2 जगह पे सेंटर है। तो सीबीटी एग्जाम आपका होगा, ये चीज़ को आपको एकदम मान लेना है। स्टेज 1 में आपका सीबीटी होगा, स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। चलिए, अभी आगे बताता हूँ। अभी अगर आप कोई भी डिसिप्लिन में हैं, ठीक है? आपका जो मार्क्स रहने वाला है, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और सभी क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। यानी टोटल 240 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है? और इस 120 नंबर में जो 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन का मतलब हो गया 80 मार्क्स। जो आपके 80 मार्क्स होंगे, ये 80 मार्क्स होंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन। ये होंगे आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल मतलब जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सब आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। इसके बाद जो 80 क्वेश्चन होंगे, ये 80 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन का मतलब जैसे आप माइनिंग वाले हैं तो आपसे माइनिंग से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा जो कि 160 मार्क्स का होगा। टोटल जोड़ेंगे तो 240, है ना? चलिए, अभी अब आते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है क्या? पहला तो है क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितना है? तो 0.5 मार्क्स है। ठीक है? 0.5 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? 1/4 है। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको अगर मिल रहा है, ठीक है? तो उसमें आपका आधा नंबर कटेगा, यानी 1/4 भाग आपका कट रहा है। ठीक है? अब समझिएगा कुछ बातें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है? या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको जो लाना है वो कम से कम 40% मार्क्स लाना है पास होने के लिए। ठीक है? मतलब कि 240 का अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 96 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है? इसी के साथ अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, जस्ट अ सेकंड, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईडब्ल्यूएस क्या है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं, तो आपको 30% मार्क्स लाना है तो आप पास होंगे। ठीक है? और ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो 72 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन कभी भी गलती से भी इस भ्रम में एकदम नहीं रहना है। ठीक है? कभी भी गलती से भी इस भ्रम में आपको एकदम नहीं रहना है कि आप अगर 96 नंबर ले आएँगे, 72 नंबर ले आएँगे, तो आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम इस गलती में नहीं रहना है। रीज़न रीज़न ये है क्योंकि जब एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सीबीटी होगा उसमें 1:5 रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए एक बार एडवर्टाइज़मेंट में नज़र डालते हैं। एडवर्टाइज़मेंट मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। देखिए, एडवर्टाइज़मेंट में क्या मेंशन किया हुआ है। एडवर्टाइज़मेंट में आप देखेंगे सीबीटी होगा, ये बात पता है। सेकंड स्किल टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, नॉन टेक रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है? 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी मैं बताना भूल गया। 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट।
है ना? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, आधा नंबर कटेगा जो मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के हिसाब से 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। जितनी भी सीटें हैं, उसके 5 गुने को बुलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ओवरमेन का बता रहा हूँ, तो ओवरमेन में कितने हैं? ओवरमेन में टोटल सीट है 67, ठीक है? ओवरमेन में टोटल 67 सीट है, तो मतलब कि जो सेलेक्ट किया जाएगा सीबीटी में, वो 335 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ले आए 40% और सोचेंगे मेरा हो जाएगा, तो ये मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बाइंडिंग में बहुत है। 1000 1500 तो मिनिमम फॉर्म गिरने वाला है। ओके, चलिए। तो सीबीटी होगा, उसका मार्किंग पैटर्न क्या होगा ये आपको पता चल गया है। पास करने के लिए कितना नंबर लाना है, ठीक है? और इस फैमिली में मत रहना है। 335 बच्चों को मात्र होने वाला है ओवरमेन में, रिटन टेस्ट में। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट में उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है? अब आते हैं आगे। अब अगर आप सिलेबस को देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो आपको एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट में जाना है और जाके यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट में क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है कैरियर्स एनटीपीसी, लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसका स्क्रॉल करेंगे, करते करते जो अपना एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर एनएमएल 1/2024, रिक्वायरमेंट ऑफ माइनिंग ओवरमेन से करके लिंक फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन पोर्टल, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा। यहाँ सिलेबस फॉर रिटेंट एग्जामिनेशन में क्लिक करके आप सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है? अभी जो सिलेबस है इसको देखिएगा, मैं अपना लिखा हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ। जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि जो जनरल नॉलेज है, इसमें करंट अफेयर पूछे जाएंगे, इवेंट पूछे जाएंगे, जनरल साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा, डेट, फेमस प्लेस, फेमस पर्सनालिटी एक्सेट्रा। तो आखिर जीके का सिलेबस क्या है? जीके का सिलेबस क्या है? तो मैं आपको, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आया हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख देता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए देखिए, जीके जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं लिख दे रहा हूँ। स्टैटिक जीके वाले जो पोर्शन होते हैं, खासकर स्टैटिक जीके वाले जो पोर्शन होते हैं, उसमें रटा रटाया क्वेश्चन होता है। जैसे क्लासिकल डांस है, ये आपको एकदम रट लेना चाहिए, ठीक है? क्लासिकल आर्टिस्ट, डांस से रिलेटेड कुछ होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना? इसको आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद फेमस फेस्टिवल हो, ठीक है? फेमस फेस्टिवल्स हो गया, फेमस फेयर हो गया, है ना? मेले जो अलग 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 लगते हैं। कुछ टेम्पल्स जो होते हैं, फेमस टेम्पल्स जो अलग अलग जगह पे, जिसका कुछ अलग अलग मान्यता, वो टेम्पल हो गए, है ना? फोक आर्ट हो जाता है, फोक आर्ट, फोक डांस हो गया, ठीक है ना? बहुत सारा अलग अलग फोक आर्ट होता है, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक लिख लो भाई, ये सब टॉपिक लिख लो। ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है वैकेंसी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होते हैं, जो अभी भी लॉन्च किए हैं, खासकर वो सब, है ना? कि कौन लॉन्च किया है, ठीक है? और इसका क्या उद्देश्य है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये सब चीज बेसिकली आपको पढ़ लेना पड़ेगा। इससे इम्पोर्टेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मुझे याद करना, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल सेंचुरी हो गया, सेंचुरी वाला इंपॉर्टेंट ही याद कीजिएगा, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टाइगर रिजर्व हो गया, जो इंपॉर्टेंट है वो याद कीजिएगा। बहुत सारे रामासार साइट होते हैं, रामासार साइट्स होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है? इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना? ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर अपने जो मैं एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं नॉन टेक पोर्शन का भी वीडियो लेक्चर डाल दिया हूँ। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वीडियो लेक्चर देखना है, क्लास करना है, वीडियो लेक्चर देखना है, क्लास करना है, मैं चाहता हूँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा, तो इंग्लिश का छोड़ के बाकी मैं सब आपका नॉन टेक पोर्शन, टेक पोर्शन सब डाल देने वाला हूँ अपने एप्लीकेशन में, ठीक है? उसी में मैं क्लास लेता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एनटीपीसी का बैच, तो उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। लाइव क्लासेस में मिलेंगे, लाइव क्लासेस अगर नहीं हो पाता तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। आपका टेस्ट सीरीज भी आने वाला है उसमें बहुत जल्द,
नोट्स वगैरह भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 6200 670 155 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा भाई साहब। ठीक है, रोजी रोजगार वाला आदमी, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, थोड़ा बिजी रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा 6200 670 155। ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपका मैं बता रहा था कि क्लासिकल डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं, कुछ फेमस फेयर होते हैं, फेमस टेम्पल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग फॉक आर्ट होता है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, ये सब इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं। रामासर साइट होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है, जनरली पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, है ना, कारगिल डे कब मनाया जाता है ना, ये दिवस वो दिवस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स होते हैं, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, हर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सिर्फ एनटीपीसी का आप मत सोचिए ना, आप अगर इसका तैयारी करेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एनटीपीसी का पढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया में भी सेम चीज पूछा जाता है। आप अगर कोई भी माइनिंग सेल का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर भी जो जीके जीएस का पोर्शन होगा एकदम सेम टू सेम यही सब चीज पूछा जाएगा। तो एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा आपको बस रिवीजन करना पड़े, अलग से आपको दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, है ना। इसके बाद इंडिया का बाउंड्री किससे किससे लगता है, थल वाला, जल वाला, है ना, नेबरिंग कंट्रीज जो होते हैं, है ना, ये सब तो 5-10 मिनट का टॉपिक है, एक वीडियो देखिएगा तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाए। ये सब जितना भी टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ना, आप आधा आधा घंटा में एक एक टॉपिक को खत्म करते जाएंगे। आप अगर सही से करेंगे तो एक महीने में पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा टेक्निकल। तो आपको एकदम घबराना नहीं, इतना ज्यादा है इतना ज्यादा। गेम से रिलेटेड तो भाई साहब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, गेम से रिलेटेड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, गेम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गेम से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खेल रत्न, कौन सा गेम से संबंधित है ना, ये सब आपको एकदम पता होना चाहिए। कुछ उस स्पेशल पर्सनालिटी है, गेम वाले पर्सनालिटी है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से गेम से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जो रिसेंट में जितने गेम्स हुए हैं, रिसेंट में जितने गेम्स हुए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा अच्छे से कि कौन कौन जीता, कौन क्या जीता नहीं जीता, पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बाकी यूनेस्को का हेरिटेज साइट है ना, यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, ये सब हो गया। ठीक है। कुछ वर्ल्ड का टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, वर्ल्ड का कुछ टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, कुछ चीज के लिए वो फेमस होते हैं। ठीक है। एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ना, पूरा डीप में जाकर नहीं पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना, 10-10 मिनट का टॉपिक है, खत्म होते जाएगा, एक एक को टिक मारते जाना, 10-10 मिनट में उड़ाते जाना। ठीक है। इसके बाद माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस हो गया, है ना, कुछ पासेस होते हैं, इंपॉर्टेंट पासेस, कुछ लेक्स हैं जो भारत में अलग अलग जगह है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वाटरफॉल्स है, ठीक है, फेमस वाले, है ना, कुछ प्लेटूज हैं, प्लेटूज हैं, कुछ कैनल्स हैं, कुछ डेम्स हैं, ठीक है, कुछ ट्रेंच है, ग्लेशियर है, जो इम्पोर्टेंट वाले कुछ वोल्केनोज है, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिवर सिस्टम तो पूरा आपको पढ़ ही लेना चाहिए, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र सब आ जाता है, यमुना वगैरह, है ना। तो ये आपका पेनिनसुलर रिवर वाला और आपका हिमालयन रिवर वाला, ये पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट करेंसीज होती हैं, उससे रिलेटेड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करेंसीज है अलग अलग कंट्रीज की, है ना। के बाद जस्ट अ सेकंड में सोचने दो भाई। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। कुछ जीआई टैग्स होते हैं, किसको किसको भारत में अभी कौन कौन सा जीआई टैग मिला है रिसेंट में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको बेसिकली पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपको नेशनल मूवमेंट जो हुए हिस्ट्री में, हिस्ट्री से संबंधित बता रहा हूँ, नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट हुए हैं, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। मिनरल रिसोर्सेस के लिए कौन कौन सा फेमस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जितने भी टॉपिक मैं लिख रहा हूँ ना, ये सभी टॉपिक को अब ये मत समझिएगा इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक, कुछ टॉपिक तो बड़ा है लेकिन बाकी 10-15 मिनट का टॉपिक है, आप एक महीने में अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। जनगणना से रिलेटेड सवाल तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि 2021 वाला 22 वाला डाटा अभी तक आया नहीं है कोरोना के कारण। बाकी जस्ट सेकेंड,
ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, ठीक। बस अभी तो मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है। और ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं एक बार से आपको फिर से ले चलता हूँ जीके जी में। करंट अफेयर जो होगा ना वो 3 महीने का कर लीजिएगा, 3 से 6 महीने का कर लीजिएगा, ठीक है। और 6 महीने का मंथली मंथली आता है, 1-1 घंटा का वीडियो लेक्चर आएगा, चेक कर लीजिएगा, 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको साथ में करते चलिएगा, जो इवेंट हुए हैं वो भी इसमें कवर हो जाएगा। जनरल साइंस में आपको क्या करना है ना, महामैराथन देखना है। जनरल साइंस का 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला जो आता है, जो पूछा पूछा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो एनटीपीसी होता है ना, वो एसएससी में जो एमटीएस क्वेश्चन पूछा है, या एसएससी में जो सीएचएसएल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रीवियस 5 साल में, ठीक है, 5 ईयर का क्वेश्चन, या सीएचएसएल में जो पिछले 5 साल में पूछा है, ये सभी क्वेश्चन एकदम रिपीट कर जाते हैं हूबहू, एकदम उठाए उठाए क्वेश्चन, लगता है कि अब यही वाला उठा के डाल दिया है। तो ऐसा होता है। तो 5 साल का क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे इतना करने के बाद, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और क्वेश्चन भी बैठ जाने का चांस है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में क्या है इंपॉर्टेंट, खाली आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट वेंशिएंट से बहुत कम ही सवाल देता है, जिसमें मूवमेंट वूवमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया कि पढ़ना है। ज्योग्राफी के बारे में आधा से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर कर ही दिया, बता ही दिया आपको। पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस का कोई महामैराथन लेक्चर देखिएगा 1 घंटा वाला, कोई अच्छा टीचर का 1-1.5 घंटा का, और उसको देख लीजिए, ठीक है। फेमस प्लेसेस, पर्सनैलिटी, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। इंग्लिश का सिलेबस का मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने जितना भी एग्जाम दिया मेरा इंग्लिश वाला तो खराब ही रहा है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। इंग्लिश का आप कोशिश कीजिएगा कि सीएचएसएल और एमटीएस का जो पेपर आता है, उस टाइप के जो सिलेबस है उसको कवर करने का, जो मास्टर लोग का वीडियो लेक्चर होता है उसको कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 12-17, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन है, तो आपका 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 10 क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा टॉपिक नहीं कवर हो पाता है। जनरली क्या पूछता है मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है, सीआईए एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है। अब बाकी हल्का फुल्का नंबर सिस्टम का, ठीक है, और बोट वोट ये वाला वो वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनरली ये सब टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रीजनिंग पे जाएंगे, तो रीजनिंग में ये जो सीरीज वाला है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन है, पोजीशन डायरेक्शन है, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग अरेंजमेंट है, डायग्रामेटिक रीजनिंग है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक को गूगल मतलब यूट्यूब में देखिए, जैसे क्लासिफिकेशन सीरीज को लिखिए यूट्यूब में, और एक वीडियो लेक्चर आएगा 1 घंटा का, उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि मास्टर साहब 1 घंटा का पढ़ाया, फिर दूसरा पार्ट में 1 घंटा पढ़ाया, फिर तीसरा पार्ट में 1 घंटा पढ़ाया, फिर चौथा पार्ट में 1 घंटा पढ़ाया, आप देखे जा रहे हैं, नहीं। जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया हो ना, बस उसको देखिए, 1 घंटा का लेक्चर, उसके बाद बाकी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कोशिश कीजिए करने का, क्योंकि रीजनिंग ना खुद से बनाने का चीज है। एक आध वीडियो देख लिए तो देख लिए, लेकिन ज्यादा वीडियो मत देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। अब आते हैं ओवरमैन का इंडिकेटिव। ये जो लिखा हुआ है ना, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। एलसी काकू साहब का एक बुक आता है, जिसका सेम नाम है एमएमएलएस, यानी माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। वो किताब को पूरा पढ़ लीजिए। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका सीएमआर हो जाएगा तगड़ा, साथ ही साथ जो सर्कुलर है वो भी आपका रटा जाएगा, साथ ही साथ जो जनरल मैनेजमेंट का पोर्शन होता है वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी टर्म्सोलॉजी होती है उससे आप अच्छे से अवेयर हो जाएंगे। तो अगर ये किताब पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्शन सीएमआर वगैरह कवर हो जाएगा। आज इस किताब को पढ़ के ये मत सोचिएगा कि एक्ट रूल का क्वेश्चन जो दिया है उसको कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। एक्ट रूल नहीं, ये किताब सिर्फ और सिर्फ सीएमआर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, और कुछ मत पढ़िए। सीएमआर वाला पोर्शन पढ़िए और जनरल मैनेजमेंट वाला ही बाकी सब पढ़िए। इसमें एक्ट रूल का क्वेश्चन है वो बना के खुश मत होइएगा, क्योंकि एक्ट रूल का क्वेश्चन उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। साथ ही साथ जब सीएमआर का बनाते हैं, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आप पढ़े, चैप्टर नंबर 1 में पीछे 20 गो एमसीक्यू दिया है,
आप इस 20 एमसीक्यू को बनाएंगे ना तो इसमें से 18 या 17 सही होगा, बाकी 3 क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा। उसका ए का बी का सी दिया है आंसर। तो उस एमसीक्यू को थोड़ा-सा मिला-जुला के आप बनाइए और इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके ये मत सोचिए कि आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये एमसीक्यू के लिए, सीएमआर के लिए अलग से आपको कोई दूसरा किताब देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एमएमएलएस कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सीएमआर का, सर्कुलर का, जनरल सेफ्टी का, ये वाला। तो ये जो पूरा पोर्शन है वो आपका इसी से कवर हो जाने वाला है। इसका दूसरा है माइन डेवलपमेंट, माइन मेथड, सर्वेइंग, माइन मशीनरी, माइन इलेक्ट्रिकल। ये सब जितना भी लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम 1 पूरा, वॉल्यूम 2 सेलेक्टेड पोर्शन। इसलिए लिख रहा हूँ सेलेक्टेड पोर्शन क्योंकि इसमें है वेंटिलेशन, और ऐसा देखा गया है कि ओपन कास्ट वाला में वेंटिलेशन से रिलेटेड ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, इसीलिए आपको सेलेक्टेड ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेना है। वॉल्यूम 2 को आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 में आपको लास्ट लास्ट का चीज पढ़ना है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद ये जो मशीनरी लिखा हुआ है ना, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। माइन इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, इसमें आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, ठीक है? सरफेस माइनिंग तो बहुत बड़ा पोर्शन है, आप अगर डीजे देशमुख पढ़ के समझ रहे हैं कि आपका सरफेस माइनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा तो आप गलत समझ रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है, क्लासेस में मैं करवा देता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ क्या-क्या चाहिए होता है। माइनिंग ऑपरेशन, इसमें आपका ईएमटी 1 जो वॉल्यूम 1 है ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। माइन रिक्लेमेशन ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? माइन रिक्लेमेशन में 4-5 घंटा पढ़ाता हूँ लगातार, मतलब तोड़-तोड़ के भी देखेंगे तो 1-1 घंटा का लेक्चर 5 क्लास का। तो रिक्लेमेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, आप छोटा-सा टॉपिक मत समझिए कि एकदम एक लाइन में लिखा है तो बस खाली पढ़ लेंगे रिक्लेमेशन क्या होता है, बात खत्म, ऐसा नहीं है। राइटिंग रिपोर्ट ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है? ये एक अलग चीज़ है, ये भी मैं क्लासेस में करवाता हूँ। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस इन माइन, ये आप अगर वॉल्यूम से पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन अगर साइड बुक आप साइड में ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एलसी काकू साहब का एक साइड बुक आता है, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस का, वो कर सकते हैं आप। समीर कुमार दास साहब का आता है, अगर वो कर लेंगे तब तो फिर बाबा बन जाएँगे आप। तो उसको भी ऊपर-ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लोसिव मैनेजमेंट उसी में आ जाएगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अलग से कुछ पोर्शन होता है जो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, ये आपका ओवरव्यू का पूरा डिटेल सिलेबस है। अब अगर आप ओवरमैन का क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। ओवरमैन का, माइनिंग सरदार का, ठीक है? ओवरमैन का हो, चाहे माइनिंग सरदार का हो, चाहे मैगजीन इंचार्ज का हो, ये सब मैं करा दूँगा। एक फाउंडेशन बैच है उसमें ऐड करूँगा, उसमें तीनों का तैयारी हो जाएगा आपका। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6200670155, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। है ना? मैं आपको वहीं पे बता दूँगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल पोर्शन आपका पूरा कवर होगा एनटीपीसी में जो दिया है, ठीक है? साथ ही साथ नॉन टेक पोर्शन भी आपका कवर होगा इंग्लिश को छोड़ के, है ना? नॉन टेक पोर्शन में मेरा खुद का पढ़ाया लेक्चर नहीं रहेगा, बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर का जो मैं खुद तैयारी करता था, खुद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जब निकाला था, तो उसके लिए जो मैं तैयारी करता था अच्छे-अच्छे टीचर का, वो मैं खुद आपको गाइड कर दूँगा। तो इसमें टेक टीचर का अच्छा-अच्छा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा नॉन टेक पोर्शन का, और टेक्निकल तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ पूरा ए टू जेड। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, क्लासेस जॉइन करना है और अपना तैयारी पूरा करना है। इसमें कोल इंडिया का भी तैयारी हो जाएगा, एनटीपीसी का भी तैयारी हो जाएगा, डीजीएमएस का भी तैयारी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में जो सिलेबस रहता है, अगर वो कॉमन है, तो सबका तैयारी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं है तो उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनके लिए ये वीडियो काम का है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।